Hello and welcome to my this YouTube channel Anupma Sharma Word of Politics. Students, before this chapter we had discussed about three important chapters: Cold War, end of bipolarity, US hegemony in the world politics आप जानते ही हैं डिलीट हो गया है, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स उसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। क्या है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। स्टूडेंट, साउथ एशिया की बात करें तो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा के बाद की डेवलपमेंट्स हैं, मतलब शीत युद्ध के बाद की कहानी है कि यहाँ पर किस प्रकार से इस रीजन में क्या विकास हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर पावर्स के क्लब को ज्वाइन किया तो पूरे के पूरे विश्व की जो ध्यान था, ग्लोबल अटेंशन इन दोनों ब्लॉक्स की तरफ आकर्षित हो गई। और हुआ ये कि इनके बीच में कई प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, बॉर्डर से वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स थे, और जिस वजह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्राइफ एंड रिसोर्सेज शेयरिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। और वर्ल्ड के बाकी कुछ विचारकों का यह मानना था कि अगर ये देश आपस में एकजुट हो जाएं तो यह रीजन जो है विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभर कर आ सकता है। In this chapter we will definitely try to understand the nature of conflict, कि कैसे विद्रोह है, साउथ एशिया क्या है और उनकी क्या नेचर है कॉपरेशन की, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साउथ एशिया? सबसे पहले तो सोचने का पॉइंट है कि साउथ एशिया है क्या चीज़। साउथ एशिया जो है ये एक ऐसा एरिया है, साउथ एशिया के अंदर कई देश शामिल हैं। साउथ एशिया में कई कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे कि 7 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंस देखा जाए तो ये देखिए, दिस इज़ अ सिम्बॉलिक लार्ज पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स। आवर्स इज़ अ रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल, आपस में विरोध भी है और एकजुटता भी है, होप एंड डेस्पेयर, म्यूचुअल सस्पिशन एंड ट्रस्ट कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ पर कि आपस में सहयोग, मन मुटाव की भावनाएं और आपस में विरोध भी है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी चल रही हैं, इच्छाएं भी हैं कि किसी तरीके से बढ़कर हम चलें साथ में, और सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। तो साउथ एशिया वो चीज़ है जिसमें कि हम ये सोच सकते हैं जहाँ पर देशों के बीच में आपसी विवाद, सद्भाव, शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास सब कुछ साथ साथ बढ़ते हैं। तो हम इसको चलते हैं एक एलिमेंट्री क्वेश्चन के साथ लेकर कि व्हाट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज, विच वर कंट्रीज आर देयर: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये चीज़ें मिलकर साउथ एशिया बनी हैं। हिमालयज इन द नॉर्थ, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। हिमालयाज तो नॉर्थ में है और इंडियन ओशियन है, साथ में ये सब कुछ साउथ में है। वेस्ट एंड ईस्ट प्रोवाइड नेचुरल इंसुलैरिटी ऑफ द रीजन एंड अकाउंट फॉर इट्स लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस से काम चल रहा है, बन रही है। यह एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आ रहा है। और ये जो रीजनल डाइवर्सिफिकेशन है ये इस उपमहाद्वीप को लैंग्वेज के आधार पर, सोशल एंड कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर रिस्पॉन्सिबल बना रही हैं। और इस एरिया की हम समय समय पर अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल करते हैं। चीन भी इसका एक प्रमुख देश है, इम्पॉर्टेंट कंट्री इज़ चाइना इज़ ऑल्सो। और लेकिन चीन को दक्षिणी एशिया का एक ऑर्गन नहीं मानते हैं। तो हम जो है यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर 7 कंट्रीज़ को ही लेकर चलेंगे, और वो 7 कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के साथ, अलग अलग पॉलिटिकल बाइफर्केशन के साथ ये सब अलग हुए हैं। पीपल ऑफ दीज कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। और यहाँ एक आपको बात बताना चाहूँगी मैं कि यहाँ के लोग जो हैं
ये लोग ऐसे हैं जो कि लोकतंत्र के आधार मानकर चल रहे हैं। लोकतंत्र का बहुत बड़ा बोलबाला है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यू विल स्टडी मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका दोनों देश ही ऐसे हैं जिन्होंने कि ब्रिटिशर से आज़ादी ली थी और दोनों देश ही लोकतंत्र को एक सफल बनाने में बड़े कामयाब हुए हैं। राष्ट्र के रूप में भारत जो है, ऑलवेज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और सेम इज़ द केस विद श्रीलंका। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, वहाँ पर पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, दे आर हैविंग मिलिट्री एज वेल एज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ जो है सरकार का शासन वहाँ पर है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक भी है और सिविलियन भी है, मिलिट्री रूलर्स भी, विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। Pakistan began the post-Cold War period with successive democratic governments under Benazir Bhutto and Nawaz Sharif respectively। फिर क्या हुआ कि 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलटा गया और 2008 में फिर से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। और सेम इज़ द केस विद नेपाल। 2006 तक नेपाल में भी जो था संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। In 2006, a successful popular uprising led to the restoration of democracy and reduced the king to a nominal position। सरकार जो है, राजा को हटा दिया गया और फिर वहाँ पर राजतंत्र ना सिस्टम, संवैधानिक सिस्टम चल पड़ा, डेमोक्रेसी दोबारा स्थापित हो गई। आपको याद होगा, आपने ये चैप्टर इसके बारे में 10th में पढ़ा था। फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बिकमिंग एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। तो अगर हम बांग्लादेश और नेपाल के एक्सपीरियंसेस को देखें तो हम सोच सकते हैं कि साउथ एशिया का जो हिस्सा है वहाँ पर लगभग हर एरिया में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। और उसके बाद से स्टूडेंट्स जो है सिमिलर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द रीजन। कौन कौन से? भूटान है और मालदीव्स है। कौन कौन से हैं? भूटान एंड मालदीव्स। इन दोनों देशों में भी लोकतंत्र बन रहा है। भूटान में 2008 में मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राजा के नेतृत्व में यह एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में, जो कि मल्टी पार्टी सिस्टम लिए हुए थी, बनी। और दूसरा जो है मालदीव में भी 1968 तक सल्तनत थी। 1968 में एक रिपब्लिक बन गया मालदीव्स और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ गई। 2005 में जून में मालदीव के अंदर जो है पार्लियामेंट ने मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाने से एक मत से मतदान कर दिया था। इलेक्शन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ली थी और सल्तनत टिल 68 व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद 2005 की जैसे मैंने आपको बात बताई, तो वहाँ पर क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, ये देखिए स्टूडेंट्स, MDP वन द 2018 इलेक्शंस। 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने चुनाव जीता था। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस, इतना मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस्ड मिक्स रहा। द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। इन देशों के लोग जो हैं लोकतंत्र में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है, आप जानते हैं, विच इज़ मेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और अगर हमने रिसेंटली अभी देखा लोगों के एटीट्यूड से, कहाँ पर 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन, कहाँ के लोग जो हैं 5 इम्पॉर्टेंट देशों के जो लोग हैं, ये देखिए 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोड दैट देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज। तो ये जो हैं सभी लोग लोकतंत्र चाहते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, हर कोई, चाहे अलग अलग धर्मों के हों, बट दे डेफिनेटली ऑल दे बिलीव इन द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली एंड सपोर्ट
द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो इसी में ही विश्वास करते हैं। दे प्रीफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड थिंक दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। और उन लोगों का यह मानना है कि अगर देश में लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश और अधिक बड़ा हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकती हैं। और जिस वजह से ही हम जो है ये देखेंगे कि लोकतंत्र का एक्सपीरियंस इन कंट्रीज़ में कैसे रहा है। तो स्टूडेंट्स, लोकतंत्र का एक्सपीरियंस देखने के लिए आइए हम सबसे पहले जो है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, लेट अस लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन ईच ऑफ द 4 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन अदर देन इंडिया। भारत को छोड़ के बाकी 4 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आप जानते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है और आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ पर किस प्रकार की सरकार है। मिलिट्री से प्रभावित सरकार है, लोकतंत्र है लेकिन नाम के लिए है। जनता को उतने अधिकार नहीं हैं जितने कि लोकतंत्र के लिए बेसिकली चाहिए। इन पाकिस्तान आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शंस जनरल अयूब खान टुक ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए उसके बाद से जनरल अयूब खान ने सरकार की जो बागडोर थी वो अपने हाथ में ले ली और निर्वाचन भी करवा लिया। जनता को इसके ऊपर गुस्सा आ गया और ऐसे में उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे क्या हुआ, जनरल अयूब खान ने जब अपने पोस्ट को छोड़ दिया तो मिलिट्री रूल जो था उसके लिए रास्ता साफ हो गया और जनरल याह्या खान जो थे उन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया। याह्या खान के जो शासन काल था उस काल के अंदर ही क्या हुआ कि ड्यूरिंग मिलिट्री रूल में बांग्लादेश वॉर हुआ और बांग्लादेश क्राइसिस हुए और आफ्टर अ वॉर विद 1971 भारत के साथ जो उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई जिससे कि ईस्टर्न पाकिस्तान अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया विच वाज रीनेम्ड एज बांग्लादेश। और इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ पर इन 1971 जुल्फ़िकार भुट्टो केम टू द पावर एज एन इलेक्टेड लीडर। ही वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। 1971 से 71 से 77 तक रही सरकार और 77 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। फिर 82 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मिला और 88 में फिर बेनज़ीर भुट्टो के लीडरशिप में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और इसके बाद की जो राजनीति थी बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो आपसी डिस्कशंस रहीं। निर्वाचित लोकतंत्र की यह जो सिस्टम था 1990 तक रहा और फिर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया। ये लोग अपने आप ही अपने सिस्टम से विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दे वर डूइंग द इलेक्शंस, बिना किसी कारण के अपने सिस्टम इनको कुछ नहीं है लेकिन ये सिर्फ अपने जैसे कहते हैं ना लीडरशिप मेंटेन करने के लिए उसके लिए चल रहे थे और अपना करवाए जा रहे थे। और उसके बाद सैनिक शासकों ने अपने शासन का लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव करवाए थे। 2008 से पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यहाँ आपको स्टूडेंट्स ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो परमानेंट डेमोक्रेसी नहीं है उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला है कि मिलिट्री इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री है। दूसरा है रिलीजियन जो है, रिलीजियस उनके गुरु, धार्मिक आधार पर जो गुरु हैं क्लर्जी एंड लैंड ऑनिंग अरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इसी वजह से उनका मतलब जो सिस्टम है कि वो बार बार वहाँ पर सेवरल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड कि बार बार जो है सरकारें गिर रही हैं, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है और यह मिलिट्री क्लर्जी एंड लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। तो जिस वजह से सरकार जो बनती है उसको हटा दिया जाता है।
एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री, गवर्नमेंट हो जाती है और वहाँ पर शासन किसका स्थापित हो जाता है, एकदम से सेना का। पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस रहती है। इसलिए यहाँ पर ऐसे लोगों का बोलबाला है या वो सरकार ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है जो मिलिट्री से फेवर्ड है, जिसके पीछे बैक मिलिट्री की है, ऐसी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज एंड chaotic डेमोक्रेसी एंड द आर्मी स्टेज इन पावर इज, वही सरकार सत्ता में रहती है जिसके पीछे आर्मी की फोर्स है। Therefore justified. While democracy has not been fully successful in Pakistan, there has been a strong प्रो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स इन द कंट्री। जबकि मानते हैं हम यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है, लेकिन वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी मजबूत हैं, लेकिन लोगों को फिर भी उनका विश्वास है किस चीज़ में, डेमोक्रेसी में। और एक और बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पर अब तो कि लैक ऑफ जीनियन इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। America or other Western countries have encouraged military authorities rule in the past for their own reasons. कुछ देशों ने अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन को बढ़ावा दिया, जिस वजह से वहाँ का तो मिलिट्री लोकतंत्र का नुकसान हुआ ही हुआ। उन लोगों ने अपने पर्सनल, जिसको कहते हैं संतुष्टिकरण की नीति के लिए, अपनी स्वयं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, फॉर देयर सेल्फ रिक्वायरमेंट्स दे हैड डन ऑल दीज जॉब्स, और जिसका नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सच एज द यू लेड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, अब जो है पाकिस्तान पिछड़ता चला जा रहा है। टेररिज्म हो रहा है विश्व के अंदर, सबसे ज़्यादा ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म पर पाकिस्तान पर धब्बा लगा हुआ है, और पाकिस्तान जो है उसी के लिए नॉमिनेट हो रहा है विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद के लिए। और दूसरा, इन देशों को ये डर भी लगता है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कहीं आतंकवादी समूहों के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया को नुकसान हो जाएगा। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिणी एशिया में पश्चिम हितों का रखवाला मानते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक ऐसा, मतलब लगता है इनको कि कहीं इस तरीके का, द मिलिट्रिज्म इन पाकिस्तान हैज़ बीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। उनको लगता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनी है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आपको इस सारे चैप्टर को कंटेंट करूँगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, व्हाट इज़ साउथ एशिया एंड मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हमने 3 कंट्रीज़ और पढ़े हैं, बांग्लादेश और उसके बाद श्रीलंका और साथ में मालदीव्स भी पढ़ना है। तो वो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी में कवर करूँगी। नेपाल भी पढ़ना है हमने। तो आई होप दैट यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।